वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक नंबर 10.3 जो है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। अब ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है ये तो हमको पता है, हमने 10th में भी उसके बारे में स्टडी किया था और 12th में भी जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वहाँ पर हम उसके ऊपर डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें उसी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के जो लॉ है उसको प्रूव करना है हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके। आई होप कि हाइगन्स प्रिंसिपल जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो स्टडी करने के बाद ही आप इस टॉपिक के ऊपर आए हो, क्योंकि अगर आपको हाइगन्स प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट पता है तभी आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके अंदर हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट सब टॉपिक जो हमको दिया है वो है 10.3.1 जो है रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। तो सबसे पहले तो हमें रिफ्रैक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। वो क्या है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग मीडियम है, सपोज ये एक सरफेस है, उसके ऊपर एक मीडियम है, मान लीजिए हमारे पास एयर का, और नीचे हमारे पास एक मीडियम है सपोज कि वाटर का। अब ये जो वाटर है वो एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस होगा। इट मीन्स कि नीचे का जो हमारा मीडियम है वो एक डेंसर मीडियम है और ऊपर का जो मीडियम है वो एक रेयर मीडियम है। अब मान लीजिए कोई एक लाइट रे इस रेयर मीडियम में इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही थी। अब हमें पता है कि लाइट की जो रे है वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। इट मीन्स कि लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ था प्रोपोगेट करने का वो कुछ ऐसा था, स्ट्रेट लाइन का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके बाद ये जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है। तो जब लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है तब क्या इफेक्ट होता है ये हमें यहाँ पर देखना है। तो अगर हम ये जो सरफेस है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है उसके परपेंडिकुलर में इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो अब क्या होगा कि जैसे ही लाइट की जो रे है वो एक रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसका ओरिजिनल प्रोपोगेशन का पाथ ये था, वो पाथ चेंज करके ये नॉर्मल की ओर थोड़ी बेंट हो जाएगी और ये अब ऐसे प्रोपोगेट करने लगी। पहले लाइट रे ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम में गई उसने अपना जो पाथ है वो चेंज कर लिया और वो इस नॉर्मल की ओर थोड़ी बेंट हो गई। तो ये जो फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है कि लाइट रे जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब उसी को यहाँ पर हमें प्रूव करना है हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके। हमें पता है हाइगन्स प्रिंसिपल में सारे जो फिनोमिना है वो हम वेव फ्रंट का यूज करके प्रूव करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर अब हम वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यानी कि वेव फ्रंट को यूज करके ये जो फिनोमिना है उसको प्रूव करेंगे। एक और बात यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि ये जो रे इंसिडेंट रे है उसका ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो आइए अब इसको हम प्रूव करते हैं वेव फ्रंट का यूज करके। तो सबसे पहले तो हम उसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज कि यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेटिंग सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। उसके ऊपर हमारे पास एक मीडियम है और एक मीडियम हमारे पास उसके नीचे है। इस सरफेस के ऊपर का जो मीडियम है उसको हमने नाम दिया मान लीजिए मीडियम 1, और इसके नीचे का जो मीडियम है उसको सपोज हमने नाम दिया मीडियम 2। अब यहाँ पर 10.3.1 के अंदर जो हम केस स्टडी करते हैं उसमें मीडियम 1 जो है वो एक रेयर मीडियम है जैसा हमने यहाँ पर देखा था, और मीडियम 2 जो है वो एक डेंसर मीडियम है। क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है हमारे 10.3.2 उसमें हम इसका उल्टा केस लेंगे, ऊपर का मीडियम डेंसर होगा और नीचे का रेयर होगा। लेकिन 10.3.1 में ऊपर का एक रेयर मीडियम है और नीचे का एक डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पर जैसे लाइट की रे इस तरफ आई थी उसी तरह से यहाँ पर एक वेव फ्रंट इस तरफ आएगा। सपोज हमने लाइट का सोर्स किसी इस डायरेक्शन में रखा है तो जैसे यहाँ पर लाइट रे आई थी उसी तरह से यहाँ पर से एक वेव फ्रंट इस तरफ आएगा। अब एक और बात कि यहाँ पर हमने लिखा है प्लेन वेव, प्लेन वेव्स। ए प्लेन वेव का मीनिंग क्या होता है कि हमने जब हाइगन्स प्रिंसिपल को स्टडी किया था वहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था वेव फ्रंट का, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारा लाइट का जो सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है तो उसके आसपास उसका जो वेव फ्रंट बनेंगे वो एक स्फेरिकल शेप के वेव फ्रंट होंगे। लेकिन अगर हमारा लाइट का सोर्स हमने दूर यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसका जो वेव फ्रंट मिलेगा वो हमको प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। तो उसी प्लेन वेव फ्रंट यानी कि प्लेन वेव का ही हम यहाँ पर यूज़ करके ये जो फिनोमेना है उसको प्रूव करेंगे। तो सपोज कि यहाँ से एक प्लेन वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में इस तरफ आ रहा है। अब हम उस वेव फ्रंट को उस टाइम के ऊपर ड्रॉ करते हैं जब वो जो वेव फ्रंट है वो उसका एक पॉइंट जस्ट इस सरफेस को टच कर रहा हो। सपोज कि ये एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट इस तरफ आ रहा है और वेव फ्रंट जब यहाँ पर पहुँचेगा तब हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एक वेव फ्रंट है जो अभी यहाँ पर पहुँचा है, उसका एक पॉइंट जस्ट इस सरफेस को टच कर रहा है। वेव फ्रंट को सपोज हमने नाम दिया AB, और हमें पता है वेव फ्रंट की जो प्रोपोगेट होने की डायरेक्शन है उसको शो करने के लिए हम लाइट रे का यूज़ करते हैं।
और लाइट रे जो है वो ऑलवेज इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में होती है, ऐसा हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में देखा था। तो लाइट रे जो कि इस वेव फ्रंट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन शो करती है वो कुछ ऐसी बनेगी। ये हमारी लाइट रे की डायरेक्शन जो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में होगी। इसको सपोज हम नाम दे दे ए डैश, तो वेव फ्रंट जो है वो ए डैश से ए डायरेक्शन में इस तरफ आ रहा है। और ये जो लाइट रे है वो ऑलवेज वेव फ्रंट से कैसी होती है भाई, परपेंडिकुलर में, इसलिए ये जो दोनों एंगल है वो कितने हो गए, 90 डिग्री के। अब वेव फ्रंट जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे आगे बढ़ता होगा, क्योंकि लाइट ऐसे कंटिन्यूसली आगे आगे जाती है, तो वेव फ्रंट भी ऐसे आगे आगे बढ़ता होगा, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। सपोज कि ये जो वेव फ्रंट है उसकी ये मीडियम 1 जो है उसमें उसकी स्पीड है v1 जितनी, क्योंकि आपको पता होगा लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए मीडियम 1 में उसकी स्पीड है वो है मान लीजिए v1 जितनी, और मीडियम 2 में उसकी स्पीड है मान लीजिए v2 जितनी। और हमें पता है कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो v2 है वो रेयरर मीडियम के कंपेरिजन में कम है, इसलिए v2 इज लेस देन v1 है। ऑलवेज याद रखिए कि डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो रेयरर मीडियम से कम ही होती है, ठीक है। अब ये जो वेव फ्रंट है वो ऐसे कंटिन्यूसली आगे आगे बढ़ता होगा टाइम के साथ साथ। अब हम क्या करते हैं, पहले इस वेव फ्रंट के ये जो पॉइंट है पॉइंट बी उसको स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम ये जो पॉइंट ए है उसको स्टडी करेंगे। तो ये जो वेव फ्रंट है वो कंटिन्यूसली से आगे जा रहा है। सपोज ये जो पॉइंट बी है वो यहाँ से आगे बढ़कर यहाँ पहुँच गया, ये जो सेपरेटिंग सरफेस है उसके ऊपर। सपोज ये जो पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया पॉइंट सी। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने तो जितना टाइम लगाया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो हमें पता है कि डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ऊपर का जो मीडियम है उसके अंदर इस वेव फ्रंट की वेलोसिटी यानी कि स्पीड है v1 जितनी, तो v1 जितनी स्पीड से तो जितने टाइम के लिए ये वेव फ्रंट आगे बढ़ा, तो जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा v1 तो जितना, ये bc इज इक्वल टू हो जाएगा v1 तो, या फिर टाउ या फिर तो कुछ भी आप बोल सकते हो। अब ये वेव फ्रंट पूरा ऐसे आगे बढ़ता होगा, तो ये बी पॉइंट जब आगे गया उसी के साथ साथ ये ए पॉइंट भी आगे गया होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए पॉइंट इससे आगे जब जाएगा तो इस सरफेस के आगे जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है, और अगर मीडियम चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड भी चेंज हो जाएगी। और हमें पता है डेंसर मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, तो अगर वो स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाएगी तो वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप सेम टाइम के अंदर ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, लेकिन आप अगर उसी टाइम में यानी कि उतने ही टाइम इंटरवल में कम स्पीड से जाओगे तो कम डिस्टेंस कवर करोगे। इसलिए डेंसर मीडियम में इसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए वो इससे डिस्टेंस भी कम कवर करेगा। तो सेम टो जितने टाइम में ये जो पॉइंट ए है वो आगे तो बढ़ेगा, लेकिन वो v1 टो से कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कैसी है, कम है। एक तो और बात, एक तो ये हो गया कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कम होगा, और वो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि वो जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो जो है वो नॉर्मल की ओर थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा रे। इसलिए ये जो रे है वो कुछ ऐसा बनेगा कि अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट ए है यानी कि ये जो रे है वो थोड़े टाइम के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये उसका ओरिजिनल पाथ था, उससे ये थोड़ा डेविएट हो गया, थोड़ा नॉर्मल की ओर बेंट हो गया और इस तरफ जाने लगा। और ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया ये v1 टो से कम है, ये आप देख सकते हो, ये इतना सारा डिस्टेंस उसने कवर किया क्योंकि उसकी स्पीड है वो ज़्यादा थी। यहाँ पर उसने इतना कम डिस्टेंस कवर किया क्योंकि उसकी स्पीड है वो कम है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो सपोज ये जो पॉइंट है उसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ई। तो ये ए ई जो है ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो कि वेलोसिटी इंटू टाइम, तो टो जितने टाइम में ही ये आगे गया है तो ये हो जाएगा, इसकी स्पीड है v2 तो ये हो जाएगा v2 इंटू टो, यानी कि ये जो पॉइंट ए है, देखिए टो टाइम के अंदर ये जो पॉइंट बी है वो इतना आगे बढ़ा और ये जो पॉइंट ए है वो सिर्फ इतना ही आगे जा पाया है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर हमें नया वेव फ्रंट इतने टाइम के बाद ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, तो कि भाई जितना डिस्टेंस आगे कोई पॉइंट गया है वहाँ पर आप एक स्फीयर या तो फिर आर्क ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, और ये जो है वो v2 टाउ आगे गया है तो यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करते हैं हम कुछ इस तरह से। अब नया वेव फ्रंट अगर आपको बनाना है तो दोनों का आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, तो कॉमन टेंजेंट जो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये टो टाइम के बाद हमको नया वेव फ्रंट मिल गया EC। अब आप देख सकते हो कि ये वेव फ्रंट पहले ऐसे जा रहा था, लेकिन जब ये डेंसर मीडियम में गया तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये अब ऐसे जाने लगा। उसका जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हो, अब पहले ऐसा था, अब ये चेंज होकर थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया है। इट मीन्स कि कोई वेव फ्रंट जब डेंसर मीडियम में जाता है तब उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसा यहाँ पर रे में हुआ था वैसा ही यहाँ पर किस में हुआ, वेव फ्रंट में हुआ। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट रे है उसका
नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई। तो यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल का ये रे के साथ जो एंगल बना उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक नई डेफिनेशन याद रखनी है कि ये इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको तो हम आई कहेंगे, उसी के साथ साथ ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट का ये जो सेपरेटिंग सरफेस है उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको भी हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। ये आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? ये देखिए, ये जो एंगल है वो है आई जितना। हमको पता है ये जो लाइट रे और ये वेव फ्रंट है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है। इट मीन्स कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब ये पूरा 90 डिग्री, उसमें से ये इतना आई, तो ये बाकी कितना बचेगा? तो ये बचेगा 90 माइनस आई। अब उसी तरह से ये एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये सेपरेटिंग सरफेस वो दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हो गए। इट मीन्स कि ये नॉर्मल और ये सेपरेटिंग सरफेस उसके बीच का एंगल भी कितना होगा? ये 90 डिग्री। तो ये पूरा 90, उसमें से इतना जो है इतना एंगल वो है 90 माइनस आई। तो ये 90 माइनस 90 माइनस आई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आई जितना। तो ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, तो फिर आप याद भी रख सकते हो कि वेव फ्रंट का यानी कि इंसिडेंट, ये वेव फ्रंट इस तरफ आ रहा है इसलिए हम कहेंगे इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट। कैसा है भाई? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होने के बाद जा रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये सेपरेटिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन बनाई कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ये सेपरेटिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसी तरह से ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये सेपरेटिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे? ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये पूरा है 90 डिग्री, तो ये पूरा 90, उसमें से ये आर, तो ये कितना होगा? इतना, ये होगा 90 माइनस आर। और हमें पता है कि ये एक रे और ये वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होगी। इट मीन्स कि ये डिस्टेंस सॉरी ये एंगल होगा 90 डिग्री। अब ये 90, ये इतना 90 माइनस आर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कितना बचेगा? आर जितना। तो इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हो, तो फिर याद भी रख सकते हो कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये जो सेपरेटिंग सरफेस के साथ एंगल बनाएगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब यहाँ पर जो हमें पूरा फिगर मिला उसके ऊपर से इसका जो इक्वेशन है वो हम प्रूव करेंगे। वो कैसे? देखिए, यहाँ पर हमको दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। देखिए, एक तो ये ट्राइंगल ये वाला ACB ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ये AEC। तो फर्स्ट हम लेते हैं ट्राइंगल ACB, ये हमारा AC और ये हमारा ये C और ये B। अब देखिए, ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री, उसी तरह से ये भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एक रे है और रे और वेव फ्रंट ऑब्वियसली दोनों के परपेंडिकुलर में हो गए, तो ये एंगल कितना होगा भाई? 90 डिग्री। और ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये जो AC है वो कितना है? वो हमें नहीं पता। BC पता है, हाँ वो है V12 जितना। अब हमें पता है कि हम किसी भी एंगल का साइन निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के लिए अगर हम लिखें कि साइन ऑफ आई, तो साइन थीटा होता है जो उसका परपेंडिकुलर होता है डिवाइडेड बाय उसका हाइपोटेन्यूस। ये उसका बेस है, ये ट्राइंगल का बेस है, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये उसका हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय उसका हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC जितना और हाइपोटेन्यूस है AC जितना। BC की वैल्यू हमारे पास है V12 और AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो AC हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये बात हुई ट्राइंगल ABC की। उसी तरह से हम ट्राइंगल AEC को अब ड्रॉ करेंगे। तो ट्राइंगल AC और ये हमारा E और ये है हमारा पॉइंट C, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो आप देख सकते हैं वो है 90 डिग्री, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है AE वो है कितनी? V2 जितनी। तो यहाँ पर भी इस R जो है उसका हम साइन निकाल सकते हैं। तो हमें पता है साइन थीटा यानी कि साइन यहाँ पर R है तो हम लिखते हैं साइन R। अब ये है उसका बेस, ये है सॉरी यहाँ पर ये उसका बेस होगा, ये है ट्राइंगल का बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है उसका हाइपोटेन्यूस। तो साइन R ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि ये डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास है कितना भाई? तो कि AE डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस हमारे पास है AC।
तो ए ई की वैल्यू हमारे पास है V2 तो जितनी डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ए सी हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमको ये दो ट्राइंगल के ऊपर से साइन आई और साइन आर की वैल्यू मिल गई। हम क्या करते हैं, उस दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये हो जाएगा साइन आई हमारे पास कितना है भाई, तो वो है V1 तो डिवाइडेड बाय ए सी, और इसके डिवाइड में हम लिखेंगे साइन आर यानी कि V2 तो डिवाइडेड बाय ए सी। तो ये ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। तो ये हमको एक इक्वेशन मिला। अब इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए कि अगर ये r जो है वो i से कम है, यानी कि r इज लेस देन i, तो क्या होगा कि इक्वल टू की एक साइड में डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कम है, तो उसके ऑपोजिट साइड में भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कम होना चाहिए, तभी तो इक्वल टू के दोनों साइड बैलेंस होगा ना भाई। कि यहाँ पर डिनोमिनेटर की एक क्वांटिटी अगर कम होती है इससे, तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब कि इसमें जो r है, प्रैक्टिकली हमने देखा कि ये जो r है वो i से कम हो रहा है। यहाँ पर हमने देखा ना कि भाई जो i है वो r से कम हो रहा है, तो r जो है वो i से कम हो रहा है, यानी कि एंगल r i से लेस है। तो अगर r कम है तो V2 भी क्या होगा, कम होगा। इससे हम बोल सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंसिडेंट एंगल से कम होता है, इट मीन्स कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, यहाँ पर डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि डेंसर मीडियम के अंदर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब याद कीजिए जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था वहाँ पर हमने देखा था कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थियरी में न्यूटन ने एक बात बताई थी कि लाइट की जो स्पीड है वो अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो वो इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद हाइगन्स ने जब वेव थियरी दी तो उसमें उसने बताया कि लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में डिक्रीज हो जाती है। न्यूटन ने बोला कि डेंसर मीडियम में स्पीड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हाइगन्स ने बोला था कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि लाइट की जो स्पीड है यानी कि V2 डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए कॉर्पस्कुलर थियरी ने जो बताया था वो गलत था, और वेव थियरी में जो हमने बताया कि भाई लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में डिक्रीज हो जाती है वो सही था। इसलिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि वेव थियरी जो है वो यहाँ से सही साबित हो सकती है। इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट बात कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस के बारे में कहीं ना कहीं पर सुना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ये क्या होता है भाई, तो कि ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। देखिए लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। तो कोई भी मीडियम है, वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम है, उसके अंदर लाइट की जो स्पीड है वो C के कंपैरिजन में कितनी कम होगी वो रिप्रेजेंट करता है ये रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, जिसको हम डिनोट करते हैं N से, या तो फिर कभी कभी म्यू से भी उसको डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, या फिर इंडाइसिस भी बोल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो अगर आपको निकालना है तो हम लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में है उससे डिवाइड करेंगे कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितनी है, तो उस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग मीडियम है। तो यहाँ पर फर्स्ट मीडियम के लिए हम लिखते हैं कि N1, मीडियम 1 के लिए N1 यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है C/V1। C तो है वो तो ऑलवेज सेम होगा, इसलिए C1 लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से मीडियम 2 के लिए N2 ये होगा C/V2। तो यहाँ पर इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू हो जाएगा C/N1 और V2 ये हो जाएगा C/N2। तो इसके ऊपर से आप लिख सकते हो कि V1/V2 ये हो जाएगा C/N1 डिवाइडेड बाई C/N2। तो ये N2 ऊपर चला जाएगा, N1 नीचे आ जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा N2/N1। तो V1/V2 ये हमको मिलेगा N2/N1। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये साइन I डिवाइडेड बाई साइन R ये हमको मिलेगा N2/N1। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमको मिलेगा N1 साइन I
इज इक्वल टू N2 साइन आर। बस तो यही है हमारा स्नेल्स लॉ। याद कीजिए स्नेल्स लॉ क्या था कि N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ये जो रिजल्ट हमको मिला उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन का जो लॉ है उसमें हम उसी स्नेल्स लॉ को प्रूव करना होता है। यही है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो N2 डिवाइड बाई N2 ये एक कांस्टेंट है, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये हो जाएगा एक कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसी को हमें रिफ्रैक्शन के अंदर प्रूव करना था। एक और बात है कि ये जो वेव लेंथ है वेव की, उसके बारे में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पर सुना होगा कि ये जो इस तरह से अगर वेव होती है तो इसके दो क्रेस्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं उसकी वेव लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। या फिर उसके जो दोनों ट्रफ है उसके बीच का डिस्टेंस है उसको भी बोल सकते हैं हम लैम्बडा वेव लेंथ। ये दोनों बेसिकली सेम ही होते हैं। दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं उसकी वेव लेंथ लैम्बडा। अब ये वेव फ्रंट जो होता है वहाँ पर हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में देखा था कि वेव फ्रंट जो होता है उसके सारे पॉइंट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। इट मीन्स कि वेव फ्रंट का एक पॉइंट है उसके ऊपर अगर क्रेस्ट है तो उसके दूसरे पॉइंट के ऊपर भी क्या होगा, क्रेस्ट होगा। उसके सारे जो पॉइंट होंगे उसके ऊपर क्या होगा, क्रेस्ट ही होगा, क्योंकि सारे जो पॉइंट है वो बेसिकली सेम फेज में होते हैं। अब अगर हम ऐसा माने कि ये जो डिस्टेंस BC है वो है 1 वेवलेंथ जितना, इसको सपोज हम नाम दे देते हैं वेवलेंथ ऑफ मीडियम 1 यानी कि लैम्बडा 1, तो उसका जो वेव बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये जो दो क्रेस्ट है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लैम्बडा, जिसको मैंने कह दिया लैम्बडा 1 क्योंकि मीडियम 1 के लिए है। तो अब हमें पता है कि ये वेव फ्रंट के जो सारे पॉइंट है उसके ऊपर क्रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्रेस्ट है तो इसके सारे पॉइंट के ऊपर क्रेस्ट ही होना चाहिए। अगर ऐसी सेम वेव अगर हम यहाँ पर बनाए तो ये जो पॉइंट है उसके ऊपर क्रेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है ये डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर जो वेव बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि उसकी जो लेंथ है ये लेंथ वो क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। लेकिन ये जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर क्या रहेगा, क्रेस्ट ही रहेगा। तो वेव फ्रंट के ऊपर अगर यहाँ पर क्रेस्ट और यहाँ पर भी क्रेस्ट ही रहना चाहिए, लेकिन वो जो उसकी वेव है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर इसको सपोज हम नाम दें लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 2 जो है वो लैम्बडा 1 से कम हो जाएगा। इट मीन्स कि लैम्बडा 2 जो है वो लैम्बडा 1 से कम हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है BC, सपोज इसको हम कहें लैम्बडा 1, तो ऑटोमेटिकली ये जो डिस्टेंस है AE वो हो जाएगा लैम्बडा 2 जितना। मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम में अगर लाइट जाती है तो ऑलवेज याद रखिए कि उसकी जो वेव लेंथ है वो कम हो जाती है। आपने यहाँ पर देखा प्रैक्टिकली कि क्यों कम होती है, क्योंकि उसका जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर सारे जो पॉइंट है वो सेम फेज में रहना चाहिए। अगर सेम फेज में रहना है मतलब कि यहाँ पर क्रेस्ट है तो यहाँ पर भी क्रेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रेस्ट रखना है तो वो लाइट की वेव है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि उसकी जो ये उसका डिस्टेंस यानी कि उसका वेव का जो वेव लेंथ है वो कम कर देती है, यानी कि वेव लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम में डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा डिस्टेंस AE है, ये हो जाएगा लैम्बडा 2 जितना। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये BC था वो था लैम्बडा 1 जितना, और ये हमारा AE था वो था लैम्बडा 2 जितना। तो हम ऐसा लिखें कि भाई BC डिवाइडेड बाई AE, तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाई लैम्बडा 2। और ये BC हमारे पास है कितना, तो कि भाई V1 टो जितना। तो ये V1 टो डिवाइडेड बाई लैम्बडा 2 हमारे पास है V2 टो जितना। तो टो से टो कैंसल, तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। इसके ऊपर से आप लिख सकते हो कि ये देखिए ये दो क्वांटिटी हमको मिली, तो इसके ऊपर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि V1 डिवाइडेड बाई लैम्बडा 1 ये हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई लैम्बडा 2। तो ये हमें एक नया रिजल्ट मिला। इसके ऊपर से हम क्या बता सकते हैं, देखिए कि कोई एक वेव या तो फिर वेव फ्रंट है उसकी V2 यानी कि दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड अगर डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वेव लेंथ भी है वो भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो इक्वल टू है उसकी दोनों साइड में दोनों क्वांटिटी बैलेंस रखनी चाहिए। तो एक क्वांटिटी यहाँ पर अगर डिक्रीज हुई तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तभी ये दोनों साइड बैलेंस रहेगी। एक एग्जांपल समझिए, देखिए सपोज यहाँ पर हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पर हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो इस दोनों का जो रेशियो है वो कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 10, और 1000 डिवाइडेड बाई 100 ये होता है ये भी 10। दोनों का जो रेशियो है वो कैसा है, सेम है। अब अगर ये जो क्वांटिटी है इसको अगर हम डिक्रीज करके 500 कर दें
तो ये क्वांटिटी है वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी 50। तो ये दोनों का रेशियो है वो फिर से हमको मिलेगा कितना 10। इट मीन्स कि एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसकी डिनोमिनेटर की क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, इस तरह से कि उसका रेशियो कैसा रहे, सेम रहे। उसी तरह से यहाँ पर V2 यानी कि सेकंड मीडियम में जो स्पीड है वो अगर कम हो जाती है तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्रैक्टिकली भी हमने देखा वेवलेंथ क्यों कम होती है। तो V2 अगर कम होगा तो वेवलेंथ λ2 भी क्या होगी, कम होगी, और वो कुछ इस तरह से कम होगी कि दोनों का जो रेशियो है वो कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और V और λ का जो रेशियो है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हमको पता है कि कोई भी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जिसको डिनोट करते हैं न्यू से। लाइट की फ्रीक्वेंसी को अगर हम लैम्बडा से डिनोट करें तो उस लाइट की हमें स्पीड मिल जाती है। तो इसके ऊपर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है उसकी स्पीड डिवाइडेड बाय उसकी वेवलेंथ। तो यहाँ पर क्या है, उसकी स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, उसका रेशियो अगर सेम रहता है इट मीन्स कि उसका रेशियो किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये कम होगी यानी कि स्पीड कम हो सकती है, उसकी वेवलेंथ भी कम हो सकती है, लेकिन उसका जो रेशियो है, फ्रीक्वेंसी है, वो कैसी रहती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। उसका रेशियो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड और उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो सकती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलवेज कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि पानी में या फिर किसी भी जगह पे अगर हम एक लाइट, सपोज हमने रेड कलर की लाइट वहां पर डाली, तो ऊपर एयर में से हमने लाइट, रेड लाइट डाली, तो वाटर के अंदर भी आपको रेड ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं होती, और जो लाइट की यानी कि लाइट का जो कलर है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसलिए कभी भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो कलर है वो चेंज नहीं होता, और वो कलर डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये हमारी बात हो गई रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव के ऊपर। इतना हमें इसके अंदर सीखना था। सबसे पहली बात ये हमें फिगर समझनी पड़ेगी। उसके बाद दो ट्राइंगल के ऊपर से हम ये प्रूव करेंगे। उसके बाद हम साइन आई और साइन आर का रेशियो लेंगे, तो उसके ऊपर से हमें ये रिलेशन मिलेगा। उसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि अगर आर कम होता है तो V2 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसमें अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मिला दे तो हमको ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा, और वेवलेंथ को अगर हम कंसीडर करें तो हमको ये रिलेशन मिलेगा। उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 10.3.2, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई रे डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में जाती है तब क्या होता है। 10.3.2 जो है रिफ्रैक्शन एट ए रेरर मीडियम। इसका जो प्रीवियस टॉपिक था 10.3.1, वहां पर हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रे या तो फिर लाइट का वेव फ्रंट जब रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाता है तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब 10.3.2 में इसका ऑपोजिट केस हम लेंगे। इट मीन्स कि अगर कोई लाइट या फिर लाइट का वेव फ्रंट डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में जब जाता है तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो पहले तो हम उसको लाइट रे का यूज़ करके उसका जो बेसिक फिनोमिना है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको वेव फ्रंट का यूज़ करके प्रूव करेंगे। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेटिंग सरफेस है, इसके ऊपर हमारे पास एक मीडियम है और एक मीडियम उसके नीचे है। सपोज ऊपर का जो मीडियम है वो है इस बार वाटर का, और नीचे का जो मीडियम है वो मान लीजिए है एयर का। अब ऊपर का मीडियम है वाटर, वो इस बार एयर के कंपैरिजन में डेंसर होगा। इट मीन्स कि ऊपर का जो मीडियम है वो एक डेंसर मीडियम है और नीचे का रेरर मीडियम है। पिछले केस में हमने क्या लिया था कि ऊपर हमारे पास रेरर मीडियम था और नीचे डेंसर मीडियम था। इस बार ऊपर डेंसर है और नीचे रेरर है। अब यहाँ पर सपोज कि एक लाइट की रे डेंसर मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है कुछ इस डायरेक्शन में, और लाइट का प्रोपोगेशन का जो पाथ है वो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन का होता है। इट मीन्स कि लाइट जो है वो पहले इस पाथ के ऊपर जा रही थी, लेकिन इसके आगे क्या हुआ कि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। तो अब लाइट रे जब डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि अगर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर में यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या होगा कि ये जो लाइट रे है वो पहले इस पाथ के ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो रेरर मीडियम में जाएगी वो अपना पाथ है वो चेंज करेगी और ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंट हो जाएगी और कुछ इस पाथ के ऊपर प्रोपोगेट करने लगेगी। पहले वो ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो रेरर मीडियम में जाती है वो नॉर्मल से अवे हो जाती है और वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो यहाँ पर इससे उल्टा हुआ, देखिए अगर लाइट रे रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है, और अगर डेंसर में से रेरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर यानी कि नॉर्मल से अवे बेंट हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। ये एंगल इंसिडेंस रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो आई, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो होगा आर। यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है आर वो इंसिडेंस एंगल से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब उसी को यहाँ पर हम प्रूव करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था वेव फ्रंट का यूज़ करके, यहाँ पर भी हम वेव फ्रंट का यूज़ करके उसको प्रूव करेंगे। तो पहले तो हम उसका जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेटिंग सरफेस है जो कि दो मीडियम को अलग करती है। इसके ऊपर हमारे पास है मीडियम 1 और नीचे हमारे पास है मीडियम 2। अब ऊपर का जो मीडियम है वो एक डेंसर मीडियम है और नीचे का जो मीडियम है वो एक रेरर मीडियम है। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में लिया था, ऊपर रेरर नीचे डेंसर, यहाँ पर इससे उल्टा, ऊपर डेंसर नीचे रेरर। अब कोई एक वेव फ्रंट सपोज कि इस डायरेक्शन में से प्रोपोगेट करके आ रहा है और वो जब यहाँ पर पहुँचा तब हमने उसका फिगर है वो ड्रॉ कर लिया। तो सपोज ये हमारा एक वेव फ्रंट यहाँ पर पहुँचा है और हमें पता है कि उसकी प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट की रे से। तो लाइट की रे जो है वो कुछ ऐसी बनेगी जो कि ऑलवेज इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में होगी। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और ये है ए डैश। तो वेव फ्रंट जो है वो ए डैश से एक डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। ये एक और लाइट रे हम बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा होगा। तो सपोज कि पहले हम स्टडी करते हैं ये पॉइंट बी को, जैसा हमने पिछले केस में किया था वैसा सेम यहाँ पर हम करेंगे। तो ये पॉइंट बी मान लीजिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसने मान लीजिए कि टो जितना टाइम लिया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी। मान लीजिए कि मीडियम 1 के अंदर ये वेव फ्रंट की प्रोपोगेट होने की जो स्पीड है वो है v1 जितनी और मीडियम 2 में उसकी स्पीड है मान लीजिए v2 जितनी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? तो ये होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो v1 इंटू टाइम है टो जितना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो BC डिस्टेंस होगा v1 इंटू टो जितना। अब ये वेव फ्रंट अगर यहाँ से आगे बढ़ा होगा तो ये पॉइंट आगे गया, उसी के साथ साथ ये पॉइंट भी आगे गया होगा। लेकिन यहाँ से आगे अगर हम देखें तो मीडियम जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसलिए इससे कुछ डिफरेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस पॉइंट के आगे जो मीडियम है वो एक रेरर मीडियम है और रेरर मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम से ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो v2 है वो v1 से ज़्यादा होगी। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो लाइट की जो रे है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इट मीन्स कि यहाँ पर इस मीडियम के अंदर ये v1 टो जितना डिस्टेंस कवर किया इस पॉइंट ने, उससे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर कवर होना चाहिए, क्योंकि v1 जो स्पीड है उससे v2 स्पीड ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा स्पीड से कोई पॉइंट आगे जाएगा सेम टाइम के अंदर तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और एक बात, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही लाइट की रे रेरर मीडियम में जाएगी वो ये नॉर्मल से अवे यानी कि नॉर्मल से दूर बेंट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें जो नया ये रे आगे बढ़ते हुए मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि उसका एक्चुअल पाथ ये था लेकिन अब वो नॉर्मल से अवे बेंट हो जाएगा। इसलिए ये हमको मिलेगा कुछ ऐसा, ये ऐसा। अब देख सकते हो कि यहाँ पर v1 स्पीड कम थी इसलिए कम डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ पर जो v2 है वो ज़्यादा है इसलिए ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ। सपोज इसको हम नाम देते हैं पॉइंट E। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ कि यहाँ पर पहुँचने के लिए उसने सेम टो जितना टाइम लिया। तो ये टाइम इनटू उसकी स्पीड कितनी है भाई? तो कि v2। तो ये AE ये हो जाएगा v2 टो के बराबर। अब यहाँ पर टो टाइम के बाद अगर हमें नया वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? तो कि भाई हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि अगर हमें नया वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो वेव फ्रंट जितना आगे बढ़ा है वहाँ पर हम स्फीयर या तो फिर आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर आर्क ड्रॉ करें दोनों के ऊपर तो कुछ ऐसा बनेगा। और फिर हम क्या करते हैं भाई? तो कि उसका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस दोनों का कॉमन टेंजेंट हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये हमको मिला एक नया वेव फ्रंट। कब? कि जब वेव फ्रंट जो है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है तब का केस मिला। तो ये हमारा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये हमारा एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि वेव फ्रंट जो है वो पहले ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन थोड़ी ऐसी चेंज कर ली और अब वो इस डायरेक्शन में जाने लगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा वैसा ही वेव फ्रंट के केस में यहाँ पर भी होगा। अब उसको जो इसको इक्वेशन है उसको प्रूव कर लेते हैं। हमें पता है कि ये वेव फ्रंट ये सेपरेटिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये सेपरेटिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो यहाँ पर हमें ये दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, ये ट्राइंगल ACB और ये ट्राइंगल ACE। तो इसको अगर हम ड्रॉ कर ले तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, एक ट्राइंगल ये ACB जिसके अंदर हमें पता है कि ये लाइट रे और ये वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होंगे। तो ये डिस्टेंस ये एंगल 90 होगा और ये एंगल भी कितना होगा 90, क्योंकि ये लाइट रे है और ये वेव फ्रंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है। इट मीन्स कि ये एंगल कितना होगा 90। ये C, ये A और यहाँ पर है एंगल I और ये हमारा B।
उसी तरह से यहाँ पर नीचे एक ट्रायंगल हमको मिलेगा कि ए सी और ये हमारे पास है ई और ये हमारे पास है ई सी। अब यहाँ पर ये एक वेव फ्रंट है और ये एक लाइट रे है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होगा, इसलिए ये होगा 90 डिग्री। इट मीन्स कि हमारा एंगल ए है वो होगा 90 डिग्री और ये जो सी है वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब दोनों के ऊपर से हम उसका साइन थीटा निकाल सकते हैं, तो इसके लिए उसका साइन थीटा यानी कि साइन आई, ये होगा साइन आई होता है उसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस है ए सी। अब बी सी डिस्टेंस कितना है, तो बी सी हमारे पास है V1 टो जितना, तो ये हो जाएगा V1 टो डिवाइडेड बाय ए सी। हमें नहीं पता है तो ए सी हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम साइन आर लिखे तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। तो साइन आर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास है ए ई, तो ये हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी। अब ए ई की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, ए कितना होगा भाई, तो वो होगा V2 टो जितना। तो ये V2 टो डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसे लिख लेते हैं ए सी। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये हो जाएगा V1 टो डिवाइडेड बाय ए सी। ये इसकी वैल्यू हुई साइन आई की, पूरे के डिवीजन में साइन आर की वैल्यू हम लिखेंगे V2 टो डिवाइडेड बाय ए सी। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब यहाँ से ए सी कैंसिल हो जाएगा और टो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय V2। तो ये हमको एक रिलेशन मिल गया। अब जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था वैसा यहाँ पर करेंगे कि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस क्या होता है, कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, तो वी। तो दोनों मीडियम के लिए अगर हम लिखें तो ये होगा N1 इज इक्वल टू सी अपॉन V1 और मीडियम 2 के लिए होगा N2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई V2। तो इसके ऊपर से V1 हमारा होगा C अपॉन N1 और V2 हमारा होगा C अपॉन N2। हमें यहाँ पर ज़रूरत है V1 अपॉन V2 की, तो V1 अपॉन V2 हम कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा C अपॉन N1 डिवाइडेड बाई C अपॉन N2। तो ये C से C कैंसिल और ये हमको मिल जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1। तो V1 अपॉन V2 ये हमको मिल जाएगा N2 अपॉन N1। तो ये वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में रख दे तो ये हमको मिल जाएगा साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। तो यही हमें प्रूव करना था। इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि ये N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। अब ये है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और इसी को हम यहाँ पर प्रूव करना था, क्योंकि रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो ये एक तो हमें प्रूव करना था और यहाँ से हमें दूसरी एक चीज़ भी सीखनी है। वो क्या है, वो है क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल, अब ये क्या नई चीज़ है भाई। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारी रे है, लाइट है, वो जब रेयर मीडियम में जाती है तब ये नॉर्मल से अवे जाकर यानी कि नॉर्मल से अवे बेंट हो जाती है और ये आर जो है वो ऑलवेज हमको आई से ज़्यादा मिलता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक केस हम लेते हैं जब ये हमारे पास एक नॉर्मल है। सपोज कि इतने एंगल पे हमने कोई एक रे यहाँ पर डाली, ये ऊपर हमारे पास एक रेयर मीडियम है और नीचे हमारे पास एक डेंसर मीडियम है। तो ये लाइट रे, ये उसका स्ट्रेट लाइन का पाथ है, लेकिन वो नॉर्मल से अवे बेंट होकर कुछ इस पाथ के ऊपर जाएगी, यानी कि ये एंगल हमको आर मिलेगा और आई ये ऑलवेज आर जो है वो ऑलवेज आई से ज़्यादा होगा। तो अगर हमने इतने एंगल पर लाइट को यहाँ पर डाला तो वो इससे ज़्यादा एंगल बनाकर यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर वापस जाएगी, यानी कि आगे बढ़ेगी। अगर हम आई को ज़्यादा इंक्रीज करें तो क्या होता है, देखिए एक दूसरा केस हम लेते हैं। जब हमने इससे ज़्यादा आई को लिया तो आई हमने एंगल थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो ये हमारा आई, तो ये उसका ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन का पाथ था
उससे थोड़ा ज़्यादा पाथ वो यानी कि ज़्यादा एंगल बनाकर लाइट सपोज इस बार कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये आर जो है वो इससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया इस बार। तो आई को हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते ही जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा कि ये हमारा नॉर्मल और ये सेपरेटिंग सरफेस, ये दोनों अलग अलग मीडियम। तो देखिए आई जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो आर है वो इंक्रीज होता है, और जो ये रे है लाइट की वो धीरे धीरे ऐसे इस सेपरेटिंग सरफेस की ओर ऊपर ऊपर जाती रहती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आई जो है वो कुछ इतना हो जाएगा कि जो लाइट की रे है वो उसका देखिए ये स्ट्रेट लाइन उसका पाथ था, लेकिन ये नॉर्मल से अवे जाने के बाद वो इतनी अवे चली जाएगी कि ये जो सेपरेटिंग सरफेस है उसके पैरेलल में ही वो प्रोपोगेट करने लगेगी। देखिए यहाँ पर लाइट रे कुछ इस तरफ जा रही थी, हमने आई इंक्रीज किया तो वो ऐसे जाने लगी, और इंक्रीज किया तो ऐसे जाने लगी, और इंक्रीज किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस उतने आई के ऊपर जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल में ही जाने लगेगी। तो ये जो आई की वैल्यू हमको मिली कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इससे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाती है और सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल में चलने लगती है, उस एंगल यानी कि उस इंसिडेंस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। यानी कि ऐसा एंगल कि जब लाइट रे को अगर हम इस सरफेस के ऊपर फॉल करवाए तो वो इस नॉर्मल से अवे जाकर ये सेपरेटिंग सरफेस है उसके पैरेलल में प्रोपोगेट करने लगेगी, तो उस इंसिडेंस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आई हमने किसके बराबर कर दिया भाई? तो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं आई सी से। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहे तो ये आई जो है वो हमने किसके बराबर कर दिया भाई? तो वो हमने कर दिया क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो ये साइन आई की जगह पे आ जाएगा साइन आई सी, और नीचे है हमारे पास साइन आर। अब देखिए यहाँ पर आर जो है वो क्या है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, और वो हमारे पास है कितना? 90 डिग्री। और साइन 90 ये कितना होता है भाई? ये होता है 1। इसलिए यहाँ पर साइन आर यानी कि साइन 90 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1। ये हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाई n1 के बराबर। तो इसके ऊपर से हमें क्रिटिकल एंगल के लिए ये इक्वेशन मिल गया कि साइन आई सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। तो इसके ऊपर से हम आई सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई? तो कि साइन आई सी इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाई n1। तो इसके ऊपर से हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल बेसिकली है क्या? कि ऐसा इंसिडेंस एंगल कि जब अगर हम लाइट रे को इसके ऊपर फॉल करवाए तो वो इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाकर इस जो सेपरेटिंग सरफेस है उसके पैरेलल में प्रोपोगेट करने लगे। अब देखिए अगर हम इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर लाइट रे यहाँ पर फॉल करवाए तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है और ये एक नॉर्मल है। अब हमने क्या किया? एक इंसिडेंस एंगल ऐसा लिया कि जो क्रिटिकल एंगल है, अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट रे इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पैरेलल में जाने लगेगी। अब हम क्या करते हैं? ये जो इंसिडेंस एंगल है उसको क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल का लेते हैं। तो अगर हम उससे भी ज़्यादा एंगल का इंसिडेंस एंगल लेंगे तो जो लाइट रे है वो यहाँ पर जाने के बाद वो इसके पैरेलल में तो जा ही रही थी, उससे भी आगे अगर चली जाएगी तो वो फिर से उसी मीडियम में वापस जाने लगेगी। और ये जो फिनोमिना हो गया वो हो गया रिफ्लेक्शन का। समझ में आया कुछ यहाँ पर क्या हुआ? अब देखिए ये हमारी सेपरेटिंग सरफेस, ये एक नॉर्मल, हमने एक रे को यहाँ पर डाला तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी गई। फिर हमने ये एंगल इंक्रीज किया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी गई। फिर ये एंगल इंक्रीज किया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पैरेलल में जाने लगी। और इससे भी ये एंगल हमको कितना मिला? तो ये हमको मिला आई सी यानी कि क्रिटिकल एंगल जितना। अब इससे भी ज़्यादा एंगल अगर हम ले तो क्या होगा कि ये इससे आगे जाने लगेगी यानी कि उसी मीडियम में वापस चलने लगेगी। और ये जो फिनोमेना यहाँ पर हो गया वो रिफ्रैक्शन की जगह पे क्या हो गया? अब रिफ्लेक्शन का। तो ये जो फिनोमेना जब हुआ कि अगर हम इंसिडेंट रे है यानी कि इंसिडेंस एंगल है वो आई जो है वो आई सी से भी ज़्यादा ले तो लाइट रे उसी मीडियम में फिर से प्रोपोगेट करने लगती है, उसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट रे उसी मीडियम में वापस प्रोपोगेट होने लगेगी, उसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। हमारा प्रीवियस चैप्टर था रे ऑप्टिक्स का, उसके अंदर उसके कुछ एडवांटेजेस भी हमने देखे थे कि सपोज कोई एक वायर है उसके अंदर हमने डेंसर मीडियम लिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम लाइट रे उसके अंदर फॉल करवाते हैं क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के ऊपर तो वो लाइट रे इस वायर के अंदर इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते ऐसे ऐसे अंदर अंदर चलती रहेगी और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो इसका हम इस जो ये जो फिनोमेना है उसको हम कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो इंटरनेट
जो हम प्रोपोगेट करते हैं इंटरनेट की वेव्स, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो ये हमारी बात हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो इतना हमें यहाँ पर समझना था कि लाइट की रे, अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर रे का यूज़ करके स्टडी किया, वही सेम एप्लीकेबल होगा वेव फ्रंट के लिए। ये वेव फ्रंट जैसा लाइट में हो वैसा वेव फ्रंट में होगा कि वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, तो कोई एक एंगल ऐसा आएगा जब ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, यानी कि वेव फ्रंट ऐसे आया और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, उसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उतना इसके अंदर हमें स्टडी करना था कि कोई एक वेव फ्रंट अगर डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से अवे जाता है, और जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेव फ्रंट पहले ऐसे जा रहा था, लेकिन उसने अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करके थोड़ी ऐसी कर ली और वो अब नॉर्मल से अवे डायरेक्शन में जाने लगा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। इन दोनों में हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया, इसके बाद हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। 3.3 जो है रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए प्लेन सरफेस। इसके दो प्रीवियस जो टॉपिक थे वहां पर हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया था, और आज हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर हम हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और उसके जो लॉ है उसको यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस 2 केसेस में किया था वैसे ही सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और बाद में उसको हम प्रूव करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल यानी कि वेव फ्रंट का यूज करके। तो रिफ्लेक्शन पहले तो क्या होता है भाई, तो आपको पता होगा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कोई ऐसी सरफेस जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जैसे हमारा मिरर होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको पहले तो हम ड्रॉ कैसे करते हैं कि उसकी एक साइड में हमें से डैश बना लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसकी ऑपोजिट जो साइड होगी, जो एक स्मूथ सरफेस दिख रही है, वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर सपोज कि कोई एक लाइट रे किसी एक पॉइंट के ऊपर फॉल कर रही है। देखिए सबसे पहले हम ये जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का, उसको लाइट रे की मदद से समझेंगे और बाद में उसको प्रूव करेंगे वेव फ्रंट का यूज करके, ठीक है। तो कोई एक लाइट रे सपोज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर फॉल कर रही है, तो क्योंकि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उससे टकराने के बाद ये जो रे है वो वापस उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतना तो हमको पता है। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये रे फॉल करती है वहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर में एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें, तो ये नॉर्मल का ये जो इंसिडेंट रे है उसके साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है उसका ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमको क्या कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, यानी कि एंगल आई, ये इक्वल टू होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर। तो एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर, ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसी को यहाँ पर हमें प्रूव करना है हाइगन्स प्रिंसिपल यानी कि वेव फ्रंट का यूज करके। तो सबसे पहले तो उसका जो फिगर है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उस सरफेस को सपोज हमने नाम दिया पी पी डैश, और नीचे का हम पार्ट जो है उसको डैश वाला कर देते हैं। इट मीन्स कि ऊपर का जो पार्ट है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट है, ठीक है। अब हमें पता है कि वेव, देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर हम सारे जो फिनोमेना है उसको वेव फ्रंट का यूज़ करके प्रूव करते हैं। तो सपोज कि इस साइड में हमने हमारा लाइट का सोर्स रखा है, तो वहाँ से एक वेव फ्रंट आएगा। सपोज कि एक वेव फ्रंट इस तरह से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आ रहा है, और जब ये वेव फ्रंट यहाँ पर पहुँचेगा तब हमने उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा वेव फ्रंट अभी यहाँ पर पहुँचा हुआ है कुछ ऐसे कि उसका एक साइड का जो पॉइंट है वो जस्ट इस सरफेस को टच कर रहा हो। सपोज ये वेव फ्रंट को हम नाम दे दे ए बी, और हमें पता है कि वेव फ्रंट की प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट रे से। तो ये हमारी रे की डायरेक्शन, अगर इसको हम नाम दे दे ए डैश, तो हमारा जो वेव फ्रंट है वो ए डैश से ए डायरेक्शन में कुछ इस तरफ आ रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो लाइट रे होती है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है हमारे वेव फ्रंट से। अब देखिए वेव फ्रंट, हमें पता है लाइट कंटिन्यूसली आगे प्रोपोगेट करती रहती है, यानी कि वेव फ्रंट भी कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा होगा। तो उसकी आगे प्रोपोगेट होने की जो स्पीड है वो है मान लीजिए v जितनी। अब जैसे हमने रिफ्रैक्शन के केस में देखा था कि पहले हम इस वेव फ्रंट का ये जो इस साइड का पार्ट है पॉइंट बी, यानी कि ये पार्ट उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम ये जो पॉइंट है पॉइंट ए उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सपोज कि ये जो हमारा पॉइंट है पॉइंट बी, वो यहाँ से प्रोपोगेट करके आगे बढ़कर ये जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए मान लीजिए उसने तो जितना टाइम लिया। ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी।
तो ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है बी सी, तो हमको पता है डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड कितनी है भाई, वी जितनी, और उसने यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लिया, तो कि टो जितना। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है वी इंटू टो जितना। तो ये हमको मिल गया डिस्टेंस बी सी। अब देखिए ये वेव फ्रंट पूरा ऐसे आगे जा रहा होगा, तो टो टाइम के अंदर ये जो पॉइंट बी है वो वी टो जितना आगे गया, तो ये पॉइंट ए है वो भी वी टो जितना आगे जाना चाहिए, लेकिन ये आगे जा नहीं सकता क्योंकि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये जो पॉइंट है वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो हमारी रे है वो यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर टकराने के बाद कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा, वी टो जितना। क्योंकि देखिए टो टाइम के अंदर ये पूरा वेव फ्रंट जो है वो एक साथ आगे बढ़ेगा, तो बी पॉइंट टो टाइम में जितना आगे गया होगा उतना ही आगे ए पॉइंट भी टो टाइम में गया होगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता था, दोनों साइड हमारी जो स्पीड होती थी वो अलग अलग होती थी, लेकिन रिफ्लेक्शन में तो सारा जो फिनोमेना है वो एक ही साइड में हो रहा है, मतलब कि सारा जो वेव फ्रंट होगा वो एक ही स्पीड से काम करेगा। इसलिए ये जो बी पॉइंट है वो अगर वी टो डिस्टेंस आगे गया है तो ए पॉइंट भी उतना ही डिस्टेंस आगे गया होगा, लेकिन क्योंकि इसके आगे वो नहीं जा सकता इसलिए वो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वी टो जितना ही होगा। ये पॉइंट है उसको सपोज हमने नाम दिया पॉइंट ई, तो ए ई जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा वी टो जितना। और अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल अगर हमें नया वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, तो कि भाई ये जो पॉइंट है वो जितना डिस्टेंस आगे गया है वहाँ पर हम एक स्फीयर या तो फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पर एक इतनी डिस्टेंस पर एक आर्क ड्रॉ की तो कुछ ऐसी बनती है, और फिर उस आर्क से इस पॉइंट के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्मल हमारा कुछ ऐसा होगा, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये जो हमको ये हमारा नया वेव फ्रंट मिल गया ई सी, तो ये हमको मिला वो एक वेव फ्रंट मिला जो कि इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको मिलता है। तो हम लिख लेते हैं कि ये जो हमको मिलता है वो एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा था वो एक इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ठीक है। ये हमारा ग्रीन वाला एक इंसिडेंट वेव फ्रंट था जो पहले ऐसे आ रहा था, लेकिन इस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव फ्रंट कुछ ऐसा इस तरफ जाने लगा। तो ये हमारा फिनोमिना हो गया रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है कि ये जो हमारी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर में एक प्लेन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो उसको बोलते हैं उसका नॉर्मल। तो नॉर्मल का ये इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। उसी तरह से हमको पता है कि ये वेव फ्रंट जो है उसका ये सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा उसको भी हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये हमने सीखा था हमारा रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना था वहाँ पर, कि वेव फ्रंट का यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट का ये सरफेस के साथ जो एंगल बनता है उसको भी हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। उसी तरह से ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसका ये जो सरफेस है उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो इतना समझ में आ गया पहले तो कि ये जो डिस्टेंस है दोनों वो कितने हैं, वी टो जितने, और फिर ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इस तरफ आ रहा है और इस सरफेस से टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब उसके जो लो है उसको यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले तो दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, देखिए एक ये ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ए ई सी। अब देखिए हमें पता है कि ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे और ये वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हो गए, इसलिए ये जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये रे और ये वेव फ्रंट दोनों परपेंडिकुलर में होगा, इसलिए ये होगा 90 डिग्री। उसी तरह से ये एक लाइट रे है और ये वेव फ्रंट है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होंगे, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमको ट्राइंगल मिलता है वो है ए बी सी, ये हमारा सी, ए और ये बी, जहाँ पर बी जो है वो 90 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस है बी सी वो है वी टो जितना। उसी तरह से दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ए ई सी, तो ये ए सी और ये ई और ये हमारा ए ई सी ट्राइंगल, जहाँ पर ये जो ई है वो एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ए ई वो भी कितना है भाई, वी टो जितना। अब यहाँ पर ये बी सी और ए ई दोनों वी टो जितने हैं, मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो सेम है, इसलिए वो दोनों साइड सेम है ऐसा हम बोल सकते हैं।
और ये ए सी जो है वो दोनों में एक कॉमन साइड है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा। इट मीन्स कि ए सी बी के सी हमारी सेम है। अब ये जो दोनों ट्राइंगल है उसमें एक एंगल दोनों में है 90 डिग्री का, और दोनों में दो साइड है वो सेम है। तो हमारे पास एक लॉ है RHS का, उसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल में उसका दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है और दोनों में उसका जो हाइपोटेनियस है वो सेम है और उसकी वन साइड है वो सेम है, तो ऑटोमेटिकली उसकी दूसरी साइड भी कैसी होगी, सेम हो जाएगी। मतलब उसकी जो थर्ड साइड होगी वो भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसलिए हमारी जो थर्ड जो साइड है वो भी कैसी होगी, सेम होगी। देखिए, दो ट्राइंगल में अगर उसका एक एंगल है वो 90 डिग्री है और उसका हाइपोटेनियस दोनों का सेम है, और दोनों में से कोई एक साइड, मतलब दोनों ट्राइंगल की दो जो साइड है हाइपोटेनियस के अलावा, उसमें से दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड अगर सेम है, तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्राइंगल की दूसरी जो साइड होगी वो भी कैसी होगी, सेम होगी। आप प्रूव भी कर सकते हो वैसे कि पाइथागोरस का अगर आप थ्योरम अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो दोनों में ये जो साइड की वैल्यू आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। इसलिए ये जो दोनों ट्राइंगल हो गए वो हमारे एक जो हो गए वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर प्रूव कर दी। तो ये दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, क्योंकि RHS से हमने प्रूव किया कि अगर दोनों के एंगल यानी कि एक एक एंगल 90 डिग्री है और उसकी हाइपोटेनस अगर सेम है और एक एक साइड सेम है, तो उसकी ऑटोमेटिक दूसरी साइड भी सेम हो जाएगी। तो इसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि देखिए, ये जो एंगल था C के ऊपर वो था R, और A के ऊपर यहाँ पर जो एंगल था वो था I। देखिए, BAC जो था वो था I और ECA वो था R। तो क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसकी जो सेम साइड होगी उसके ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे। देखिए, उसकी V2 और V2 दोनों साइड की वैल्यू सेम है, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होगी उसकी वैल्यू भी कैसी होगी, सेम होगी। ये इसका रूल है, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं उसमें उसकी दो साइड जो सेम साइड होती है उसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा इसके सामने का, ये दोनों सेम साइड है, इसके सामने का एंगल I है वो होगा इसके सामने का एंगल R के बराबर। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के बराबर। और यही था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहाँ पर हमें प्रूव करना था, तो इसी को यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया वेव फ्रंट का यूज़ करके। तो यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए 10.3.1 और 10.3.2 में हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया था और 10.3.3 में हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी कर लिया है। तो ये वेव फ्रंट का यूज़ करके रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को तो हमने स्टडी कर लिया। तो इसके ऊपर से हम हमारे जो प्रिज्म है, मिरर है और जो लेंस है उसका बिहेवियर कैसा होगा वो भी हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से। तो प्रिज्म का बिहेवियर कैसा होगा जब हम लाइट रे की जगह पे उसके ऊपर वेव फ्रंट इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक थिन प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। हमको पता है प्रिज्म में बेसिकली होता क्या है कि देखिए, ये हमारा एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म में अगर हम लाइट रे को फॉल करेंगे तो वो कुछ ऐसे, उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। पहले वो ऐसे जा रही थी, लेकिन प्रिज्म के अंदर से जाने के बाद उसका जो प्रोपोगेशन का पाथ है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक वेव फ्रंट को इसके ऊपर यानी कि इस प्रिज्म के ऊपर फॉल करवा दें। वेव फ्रंट जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। ये वेव फ्रंट का नाम है मान लीजिए AB। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक प्रिज्म जो कि ग्लास का बना होगा और इसके आसपास का जो मीडियम जो एयर है जो कि एक रेयर मीडियम होगा और जो ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम होगा। और हमें पता है कि ग्लास के अंदर, क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम है, तो ग्लास के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। तो नीचे का जो पोर्शन है उसको प्रिज्म के अंदर इतना सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और ऊपर का जो पोर्शन है उसको प्रिज्म के अंदर सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और प्रिज्म के अंदर क्या होता है तो कि लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो नीचे का जो पोर्शन है उसकी जो स्पीड है वो इतने डिस्टेंस के लिए कम हो जाएगी और ऊपर का जो पोर्शन है उसकी जो स्पीड है वो सिर्फ इतने डिस्टेंस के लिए ही कम होगी। तो ये जब यहाँ से आगे जाएगा तो क्या होगा कि उसका जो ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़े टाइम के बाद सिर्फ यहाँ ही पहुँचा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस कम स्पीड से कवर करना था, इसलिए उसको आगे जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ऐसे समझिए, देखिए सपोज ये हमारा एक रोड है और उसके साथ में ही एक सपोज कि पानी का झरना जा रहा है। अब इसके एक सपोज यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर आपका फ्रेंड खड़ा है और दोनों एक साथ इस साइड में
दौड़ना चालू करते हो। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, क्योंकि ये एक सिंपल रोड है तो आप फटाफट से आगे चले जाओगे, और क्योंकि एक वोटर है तो आपका जो फ्रेंड है वो धीरे धीरे आगे जाएगा। इसलिए थोड़े टाइम के बाद आप सपोज यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन आपका फ्रेंड है वो यहाँ पर ही पहुँचा होगा, तो आपके दोनों के बीच में इतना गैप आ गया। तो यहाँ पर भी ये नीचे का जो पोर्सन है वो यहाँ पर धीरे धीरे आगे जाएगा, लेकिन ऊपर का जो पोर्सन है उसको यहाँ पर फटाफट से आगे चला जाएगा। इसलिए ऊपर का जो पोर्सन है वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो थोड़े टाइम के बाद जो नया वेव फ्रंट हमको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। तो पहले वेव फ्रंट जो है वो ऐसा था, लेकिन जब प्रिज्म से पास हुआ तो वेव फ्रंट ऐसा टिल्ट हो गया है। इसलिए जो नया वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने लगेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि लाइट रे जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ चेंज हो जाती है, उसी तरह से जो वेव फ्रंट है उसकी भी डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई। समझ में आया? देखिए, हमें पता है प्रिज्म के अंदर जो कि ग्लास का बना है उसके अंदर, ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो नीचे का जो पोर्शन होगा उसकी स्पीड ज़्यादा टाइम तक डिक्रीज होगी, इतने टाइम तक, और ऊपर का जो पोर्शन है उसकी स्पीड इतने टाइम तक ही डिक्रीज होगी। इसलिए ये जो ऊपर का पोर्शन है वो ज़्यादा आगे चला जाएगा और नीचे का पोर्शन है वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा थोड़े टाइम के बाद। इसलिए दोनों में ये गैप रह जाएगा इतना, और नया वेव फ्रंट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा और वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होने लगेगा। तो वेव फ्रंट जो है वो प्रिज्म से पास होने के बाद थोड़ा क्या होता है, टिल्ट हो जाता है। तो ये हमने बात की प्रिज्म की। उसी तरह से अगर हम जो हमारा एक लेंस है, सपोज हम बात करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस तरफ से मान लीजिए एक वेव फ्रंट जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो इसका जो बीच का, देखिए ये लेंस भी किसका बना होगा, ग्लास का बना होगा। तो ये जो बीच का पोर्शन है वो थिक है और ऊपर का जो पोर्शन है वो एक थीन पोर्शन है। तो ये जो बीच का पोर्शन होगा वेव फ्रंट का, उसको ज़्यादा टाइम के लिए ग्लास में रहना पड़ेगा, इसलिए उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा टाइम के लिए कम रहेगी, और ऊपर का दोनों का जो पोर्शन है वो थोड़े टाइम के लिए ही कम स्पीड से आगे गया होगा। इसलिए थोड़े टाइम के बाद, यानी कि कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो इसका ऊपर का जो पोर्शन होगा वो ज़्यादा आगे चला जाएगा, लेकिन जो बीच का जो पोर्शन होगा वो लेस आगे जा पाएगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पर गया था, ये पॉइंट भी ज़्यादा आगे बढ़ गया होगा। समझ पाया? क्योंकि बीच का जो पोर्शन है उसको इसके अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है और ज़्यादा टाइम तक रहना है, इसलिए उसकी स्पीड भी है वो ज़्यादा टाइम तक स्लो होगी, इसलिए वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। तो इसके बाद नया वेव फ्रंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने लगेगा। तो नया वेव फ्रंट जो है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर से नया वेव फ्रंट आपको ऐसा मिलेगा, फिर से नया वेव फ्रंट ऐसा, फिर से नया वेव फ्रंट ऐसा। तो अल्टीमेटली ये धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस होता हुआ हमको दिखता है। हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है कि सारे जो लाइट रे उसके ऊपर आते हैं, देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि सारे लाइट रे उसके ऊपर आते हैं, उसको एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है। उसी तरह से यहाँ पर वेव फ्रंट जब इस तरफ जा रहा था तो इसके पास होने के बाद वो क्या हो गया, धीरे धीरे एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो गया, और जिस पॉइंट के ऊपर वो सारे जो लाइट रे है मतलब कि वेव फ्रंट है वो कन्वर्ज होता है, उसको बोलते हैं उसका फोकल पॉइंट, या फिर फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस। और ये पोल और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ एफ। इट मीन्स कि ये जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी जो रेडियस होगी, उसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, तो कि फोकल लेंथ एफ के बराबर, वो एफ के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कॉन्वेक्स जो हमारा लेंस है वो बिहेव करता है वेव फ्रंट के साथ। उसी तरह से अगर हम देखें एक मिरर का केस, तो सपोज हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसके ऊपर एक वेव फ्रंट जब फॉल करेगा तो क्या होगा, ये एक वेव फ्रंट है, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका ऊपर का जो पोर्शन है उसको अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से, क्योंकि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लीजिए किसी एक टाइम इंटरवल के बाद वो यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन इसका जो बीच का जो पोर्शन है उसको देखिए, इसको सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। आप अगर यहाँ से देखोगे तो ये डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिखेगा, ये कम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब कि ये जो पॉइंट है बीच का पोर्शन है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो जितने टाइम में ये पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर पहुँचेगा, उतने ही टाइम में ये पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सिर्फ यहाँ ही पहुँचा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता। उसी तरह से नीचे का जो पोर्शन होगा वो सेम बिहेव करेगा इसके बराबर। तो इसका जो पॉइंट है वो मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा है, तो इसका जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि बीच का जो पोर्शन है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो यह वेव फ्रंट है वो इस तरफ प्रोपोगेट करने लगेगा। तो नया वेव फ्रंट को कुछ ऐसा मिलेगा, फिर उसके बाद वेव फ्रंट ऐसा ऐसा ऐसा, और अल्टीमेटली वो किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस होता हुआ हमको दिखेगा। और हमको पता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसमें जब लाइट रे फॉल होती है तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर
कन्वर्ज होती है, उसको बोलते हैं उसका हम फोकल पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ फोकस। तो ये हमारा एफ हो जाएगा, और ये जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा फोकल लेंथ होगा। और हमको पता है कि मिरर के केस में अगर इसका जो हमारा मिरर है उसकी रेडियस आर है, तो हमको पता है कि r इज इक्वल टू होता है 2f, इसलिए f होगा हमारा r/2। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा r/2। इसलिए ये जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी जो रेडियस होगी, ये रेडियस ये हमको मिलेगी r/2 जितनी। तो इस तरह से एक कॉनकेव मिरर जो है वो वेव फ्रंट के सामने ऐसा बिहेव करता है। सेम हम ड्रॉ कर सकते हैं कॉनकेव मिरर, सॉरी जो ये कॉनकेव मिरर था, सेम हम ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर हम ले तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इस तरफ से हमारा वेव फ्रंट आएगा, तो उसका जो बीच का पोर्शन है उसको यहाँ पर कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो वो सपोज 2 टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच गया, उसका ऊपर का और नीचे का जो पोर्शन है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसलिए मान लीजिए कि वो थोड़े टाइम के बाद सिर्फ यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये जो बीच का पोर्शन है उसको क्योंकि कम डिस्टेंस कवर करना है तो थोड़ा आगे चला जाएगा। तो ये वेव फ्रंट वो है हमको ऐसा मिलेगा, नया वेव फ्रंट ऐसा मिलेगा, उसके बाद वेव फ्रंट ऐसा मिलेगा। और हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम लाइट रे उसके ऊपर फॉल करवाए तो वो उसको डाइवर्ज कर देता है। तो उसी तरह से यहाँ पर वेव फ्रंट जब आएगा तो उससे टकराने के बाद क्या होगा, इस तरफ से डाइवर्ज हो जाएगा। अब जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ किया, वैसे ही हम कॉनकेव लेंस के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक हमारा कॉनकेव लेंस है और ये हमारा एक वेव फ्रंट है, वो सपोज इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो इसका जो ऊपर का और नीचे का जो पोर्शन है उसको इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और बीच का जो पोर्शन है उसको इतना कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो ये जब इस तरफ आगे जाएगा तो देखिए ऊपर का और नीचे का जो पोर्शन है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा टाइम के लिए डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अगर थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे तो सपोज ऊपर का जो पोर्शन है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और क्योंकि उसका बीच का जो पोर्शन है उसको इस जो हमारा लेंस है यानी कि जो हमारा ग्लास है उसके अंदर ज़्यादा टाइम कम टाइम के लिए रहना, इसलिए उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होगी, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा आगे चला जाएगा। और इसी तरह से जो नीचे का जो पोर्शन है वो भी कम आगे जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ग्लास के अंदर कवर करना है। इसलिए जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, और वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने लगेगा। फिर नया वेव फ्रंट वो ऐसा बनेगा, उसके बाद का वेव फ्रंट जो है वो ऐसा बनेगा। तो कंटिन्यूसली जो वेव फ्रंट है वो ऐसे एक्सपांड होता है। और हमें पता है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसमें जब लाइट रे हम फॉल करवाते हैं तो वो उसमें पास होने के बाद क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। वैसा ही कहाँ इस वेव फ्रंट के केस में भी हो गया कि वेव फ्रंट जब इससे पास होता है तब नया वेव फ्रंट इस तरह से बनता है कि वो क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। और इसको पीछे अगर आप मिलाओगे तो किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको फोकस होता हुआ दिखेगा, उसको बोलते हैं उसका एफ। तो इतनी बात हो गई हमारी इसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने स्टडी किया पहले, तो फिर हमने उसको प्रूव किया वेव फ्रंट का उसका जो लॉ है कि एंगल आई होना चाहिए एंगल आर के बराबर, वो हमने प्रूव किया वेव फ्रंट का यूज़ करके। एक है 10.3.4 जो है द डॉपलर इफेक्ट। तो सीधा एक एग्जाम्पल से बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पहले तो समझने की ट्राई करते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई एक लाइट का सोर्स हमने रखा हुआ है, तो ये हमारा लाइट का सोर्स है, और उसके सामने यहाँ कहीं पर हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है। तो हमें पता है लाइट का जो सोर्स है वहाँ से क्या निकलता है, तो कि भाई लाइट की वेव्स निकलती है। तो सोर्स से लाइट की वेव्स निकल के जब ऑब्जर्वर के पास पहुँचती है तब वो ऑब्जर्वर को जो सोर्स है वो यानी कि जो लाइट है वो दिखती है। अब लाइट की जो वेव होती है उसके ये दो जो क्रेस्ट है या फिर दो ट्रफ है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं उसकी वेव लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। तो इसको हम बोलते हैं उसकी वेव लेंथ। और पर यूनिट टाइम में यानी कि पर सेकंड में इस ऑब्जर्वर के पास कितने वेव्स पहुंचते हैं, देखिए ये जो एक पूरा बनता है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं 1 वेव। तो पर सेकंड में यानी कि यूनिट टाइम में इस ऑब्जर्वर के पास ऐसे कितने वेव्स पहुंचते हैं उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है पहले तो इतना समझ में आ गया। अब इसी को अगर हम वेव फ्रंट के फॉर्म में समझे तो ये हमारा एक सोर्स है और उसके सामने हमारा एक ऑब्जर्वर खड़ा है, और यहाँ से कंटिन्यूसली वेव फ्रंट निकल कर इस ऑब्जर्वर के पास पहुँच रहे हैं,
और उस ऑब्जर्वर को लाइट जो है वो दिख रही है। अब मान लीजिए कि पर सेकंड में उसके पास इतने वेव फ्रंट पहुंच रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये केस तब का हुआ जब ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर दोनों स्टेडी स्टेट में, यानी कि जहाँ पर हमने रखा है वहीं पर वो है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, वो बिल्कुल स्टेडी स्टेट में है, तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और वो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इट मीन्स कि ये जो सोर्स है वहाँ से जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो वहाँ पर यानी कि ऑब्जर्वर के पास पहुँचेगी और उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट ऑब्जर्वर को दिखेगी। इन शॉर्ट कि ये जो सोर्स है वहाँ से जिस फ्रीक्वेंसी की या फिर जिस वेवलेंथ की लाइट निकलती है उसी फ्रीक्वेंसी और ये उसी वेवलेंथ की लाइट इस ऑब्जर्वर के पास पहुँचती है। लेकिन क्या होगा अगर ये जो हमारा सोर्स है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मान लीजिए वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, सपोज वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो क्या होगा? तो देखिए, अगर सोर्स जो है वो मूव करता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए ये जो सोर्स है वो यहाँ से मूव करके कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच गया, तो ये हमारा सोर्स अब यहाँ पर आ गया है। तो इस टाइम के ऊपर उसने जो वेव्स निकाली थी वो कुछ ऐसी हमको मिलती थी, और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा था। अब क्योंकि ये सोर्स यहाँ से यहाँ चला गया, तो अब ये नेक्स्ट इसके बाद जो वेव निकालेगा वो अब यहाँ से निकलेगी। देखिए, ये जो वेव थी वो इस सोर्स ने इस कुछ टाइम के ऊपर यहाँ पर निकाली थी, लेकिन जब ये सोर्स यहाँ से यहाँ पर चला गया तब जो नई वेव उसके बाद निकलेगी वो अब इस लोकेशन के ऊपर से निकलेगी। इसलिए ये जो दो वेव बन रही थी उसके बीच का ये जो गैप था वो क्या हो गया? अब इंक्रीज हो गया। यहाँ पर सारे वेव फ्रंट के बीच का जो गैप है वो इससे कम है, लेकिन क्योंकि ये सोर्स आगे चला गया, इससे आगे चला गया, इसलिए ये जो नया वेव फ्रंट बना और जो पुराना वेव फ्रंट था उसके बीच का जो गैप है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब ये जो सोर्स है वो कंटिन्यूसली अगर आगे जाता रहेगा तो सोर्स मान लीजिए कुछ टाइम के बाद वापस से यहाँ पहुँच गया, तो फिर से नई वेव फ्रंट यहाँ से निकलेगी और ये वेव फ्रंट कुछ ऐसी हमको दिखेगी, और यहाँ पर है हमारा ऑब्जर्वर। तो आप देख सकते हो कि ये सोर्स अगर कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता ही रहेगा तो उसके बीच का ये जो गैप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ हमको दिखेगा। तो सपोज कि शुरुआत में जब ये स्टेडी स्टेट में था तब इसको यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसको पर टाइम यानी कि पर सेकंड में इतने वेव्स मिलते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इतनी थी। लेकिन क्योंकि अब ये जो वेव फ्रंट के बीच का गैप जो है इंक्रीज हो गया है, इसलिए जब ये पोर्शन यहाँ पर पहुँचेगा तब पर सेकंड में जो ऑब्जर्वर होगा उसको सिर्फ इतने ही वेव्स मिलेंगे। तो पहले इतने सारे वेव्स मिलते थे, अब ऑब्जर्वर को इतने ही वेव्स मिलेंगे। इट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी? अब डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप इस फॉर्म में यानी कि वेव लेंथ के फॉर्म में सीखे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि वेव जो है वो पहले ऐसे बन रहे थे, कुछ ऐसे बन रहे थे मान लीजिए, लेकिन जब ये सोर्स है वो इस तरफ चला गया तो नया वेव जो हमको मिलेगा, मान लीजिए सोर्स पहले यहाँ पर था, अब सोर्स जो है वो यहाँ चला गया तो नया वेव जो हमको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो देखिए, ये उसके बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इट मीन्स कि उस दोनों के बीच का जो दोनों क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, मतलब कि उसकी वेव लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और वैसे भी आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो इसका ऑपोजिट केस भी हम सोच सकते हैं कि अगर ये जो सोर्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगे तो इसके बीच का वेव फ्रंट के बीच का जो गैप है वो डिक्रीज हो जाएगा। गैप डिक्रीज होगा तो पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकंड में हमको ज़्यादा वेव्स मिलेंगे, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है दो वेव के बीच का वो डिक्रीज होगा, मतलब कि उसकी वेव लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो दोनों तरह से आप सोच सकते हो कि अगर ये जो सोर्स है वो ये ऑब्जर्वर है उससे अवे जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो ये जो वेव फ्रंट है या फिर जो हमारा वेव है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी मीन्स कि उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो सोर्स है वो अगर टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो उसके बीच का जो गैप होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर गैप डिक्रीज होगा तो ज़्यादा वेव फ्रंट हमको
1 सेकंड में मिलेंगे। अगर ज़्यादा वेवफ्रंट मिलेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी मीन्स की वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर जो हमारा सोर्स है वो मूव करने लगता है तो जो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। उसी तरह से अगर सोर्स की जगह पे ये ऑब्जर्वर मूव करेगा तो भी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर वेवलेंथ है वो चेंज हो सकती है। वो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये ऑब्जर्वर है वो इस तरफ जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी और सोर्स जो है वो इस तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होगी। अब हमें पता है कि जो हमारा लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें अलग अलग कलर की लाइट्स होती है। वो कौन कौन से कलर की होगी, तो कि भाई वो होगी हमारी कुछ इस तरह से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारा लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। अब उसमें रेड लाइट जो होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है और उसकी जो वेव लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे मैक्सिमम होती है। उसी तरह से इस साइड में अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे तो वायलेट जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे मैक्सिमम होती है, लेकिन उसकी जो वेव लेंथ है वो सबसे कम होती है। अब क्या होगा यहाँ पर इस केस में, जैसे ही हमारा सोर्स है वो इससे दूर जाएगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो जो हमारा लाइट होगा वो इस तरफ जाना गया, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम, देखिए ये अगर हमारा सेंटर है तो जैसे जैसे हम रेड की ओर जाएंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी लेस यानी कि कम मिलती जाएगी। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम में रेड की ओर जाते जाएंगे यानी कि रेड की ओर बढ़ेंगे वैसे ही फ्रीक्वेंसी है वो हमें लेस मिलती जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। और जैसे ही हम ये वायलेट या फिर ब्लू की ओर जैसे हम जाएंगे तो वैसे वैसे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी। उसी तरह से अगर वेवलेंथ की फॉर्म में अगर हम बोले तो रेड की ओर जैसे हम जाएंगे वैसे ही जो हमारी वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी लाइट की, लेकिन जैसे ही हम ब्लू या फिर वायलेट की तरफ जाएंगे हमारी जो लाइट की वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। तो अगर जो हमारा सोर्स है वो अवे जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी मतलब कि उसको ऐसा बोलेंगे कि हम रेड की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर जो हमारा सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो उसको हम बोलेंगे कि वो रेड की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, तो उसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट। या फिर वेवलेंथ के फॉर्म में भी साइंटिस्ट उसको बोलते हैं कि अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट। अब इसका उल्टा कि अगर जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की टूवर्ड्स यानी कि ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उसको हम ऐसा बोलेंगे कि वो इस वायलेट की ओर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। लेकिन उसको हम वायलेट शिफ्ट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ये जो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट जो नाम दिया है वो साइंटिस्टों ने जो हमारा स्पेस के जो फिनोमेना है उसके अकॉर्डिंगली दिया है। तो उसमें हमें ब्लू कलर का जो फिनोमेना है वो सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि हमारे स्टार्स जो है वो रेड ब्लू ऐसे कलर के होते हैं। इसलिए शायद जो इस साइड की यानी कि इस लेफ्ट साइड की जो शिफ्ट है यानी कि फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट, ना कि वायलेट शिफ्ट। तो जैसे ही सोर्स है वो हमारे ऑब्जर्वर की ओर आएगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी, और फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो उसको हम बोलेंगे कि वो ब्लू की ओर शिफ्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। अगर वेवलेंथ के फॉर्म में बोले तो ये जो सोर्स है वो अगर इसके तरफ आएगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो उसको बोले हम ब्लू शिफ्ट हो रही है। तो आप इतना याद रखिए कि अगर हमारा जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, तो वो रेड शिफ्ट मतलब कि उसका रेड शिफ्ट होगा। और अगर जो हमारा सोर्स है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है तो उसका ब्लू शिफ्ट होगा। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी लाइट होगी वो हमको धीरे धीरे रेड कलर जैसी दिखने लगेगी, और अगर वो इस तरफ यानी कि सोर्स की ओर आ रही है तो जो लाइट है वो हमको धीरे धीरे ब्लू कलर जैसी दिखने लगेगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट या तो फिर ब्लू शिफ्ट। क्लियर इतना? अब ये जो डॉपलर इफेक्ट है उसका इक्वेशन भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट हमने साउंड वेव के लिए भी स्टडी किया था। तो साउंड वेव में हमने जो उसका इक्वेशन बनाया था वही इक्वेशन यहाँ पर हमें लाइट के लिए भी यूज़ करना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि वो इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब
जो हमारा ये जो सोर्स की जो मूव होने की जो स्पीड है वो लाइट की प्रोपोगेशन की जो स्पीड है उससे बहुत ही कम होनी चाहिए। और लाइट की स्पीड कितनी है, तो वो है, ये हमको पता है, c इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ तो इसकी स्पीड से बहुत ही कम स्पीड अगर इस सोर्स की होगी तो हम ये जो इक्वेशन अभी हम लिखेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन पहले तो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो वो है हमारे पास डेल्टा न्यू यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है माइनस v रेडियल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट c। तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर ये डेल्टा न्यू यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ये क्या है, तो कि भाई ये देखिए यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि ये जो सोर्स है वो तो जितनी फ्रीक्वेंसी पहले निकलता था उतनी फ्रीक्वेंसी निकलेगा, लेकिन क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हमको दिखाई दे रही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। एक्चुअल में तो जितनी फ्रीक्वेंसी निकलती है उतनी निकलती है, लेकिन क्योंकि ये मूव कर रहा है इसलिए हमको ऐसा दिखता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है तो फिर डिक्रीज हो रही है। इसलिए ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि भाई जितनी फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को दिखती है वो और जितनी फ्रीक्वेंसी ये सोर्स ने निकाली है दोनों के बीच का जो यानी कि दोनों का जो उसके बीच का क्या बोलते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे डेल्टा वी। इट मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी इस सोर्स की थी उसके कंपैरिजन में ये वो फ्रीक्वेंसी जो इस ऑब्जर्वर को दिखती है वो कितनी ज़्यादा या कम है, वो दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमको ये मिल जाएगा डेल्टा वी यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो ये सोर्स निकाल रहा था इज इक्वल टू होता है माइनस वी रेडियल। ये वी रेडियल बेसिकली क्या है, तो ये जो हमारा सोर्स है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि इस हमारे ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में ये जो सोर्स है वो कितनी वेलोसिटी से अवे या तो फिर कितनी वेलोसिटी से उसके टुवर्ड्स जा रहा है। तो इसको हम ऐसा भी बोलेंगे कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है जो कि सोर्स और ये ऑब्जर्वर को ज्वाइन करती है उसके ऊपर इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसी को हम बेसिकली बोलते हैं वी रेडियल। ये जो साइन है वो वी यानी कि वेलोसिटी का है, ये जो साइन है वो फ्रीक्वेंसी न्यू का है। दोनों के बीच में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। ये डेल्टा न्यू यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी है और ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और ये माइनस वी रेडियल यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी ये सोर्स की ये रिप्रेजेंट करता है डिवाइडेड बाय सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये रिप्रेजेंट करता है सी। और इस इक्वेशन में ये माइनस साइन यहाँ पर आना चाहिए। अब देखिए ये जो वी रेडियल है वो अगर हमारा जो सोर्स है वो इस ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है यानी कि दूर जा रहा है तो ये वी रेडियल को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर जो हमारा सोर्स है वो अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से तो वी रेडियल को हम पॉजिटिव लेंगे। और वी रेडियल अगर पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव होगा। रिजल्ट अगर नेगेटिव होगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव है। इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसलिए वहाँ पर रेड शिफ्ट होगी। लेकिन जो हमारा सोर्स है वो टूवर्ड्स जा रहा है हमारे ऑब्जर्वर के, तब हम ये जो वी रेडियल है उसको नेगेटिव लेंगे। ये नेगेटिव लेंगे मीन्स कि ये नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होकर पूरा रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी का जो रिजल्ट है हमको पॉजिटिव मिलता है। इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी वो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इट मीन्स कि जो हमारी लाइट है वो ब्लू की ओर शिफ्ट हो रही है, मतलब कि वहाँ पर हमारा ब्लू शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा वी रेडियल पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर रेड शिफ्ट होगा, अगर हमारा नेगेटिव होगा वी रेडियल मीन्स कि हमारा ब्लू शिफ्ट होगा। आप याद रख लीजिए कि सोर्स अगर अवे जा रहा है तो ये वी रेडियल पॉजिटिव लेंगे और सोर्स अगर टुवर्ड्स यानी कि ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है तो हमारा वी रेडियल होगा वो नेगेटिव होगा। और बाद में नीचे सी की वैल्यू तो आपको पता है, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी और हमारी ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये जो सोर्स निकाल रहा था। ये जो इक्वेशन है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब जो हमारा सोर्स है उसकी जो वेलोसिटी है वो ये जो सी की यानी कि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में उससे बहुत ही कम हो। अगर ये सी के कंपेरेबल में होगी यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है हमारे सोर्स की वो सी के बराबर या फिर उसके नज़दीक भी होगी, तब ये इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें आइंस्टाइन की जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो उसका यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी हमारे लिए काम का नहीं है। उसको हम जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे तब स्टडी करेंगे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को। अभी तक आप यही इक्वेशन को याद रख लीजिए, ये तब एप्लीकेबल होगा जब ये जो
सोर्स की जो वेलोसिटी है वो c से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इतना हमें सीखना था डॉपलर इफेक्ट के अंदर कि अगर हमारा सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो उसके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होगा, गैप इंक्रीज होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो वो रेड शिफ्ट करेगा। और अगर सोर्स की ओर जाएगा तो उसके बीच का जो गैप है वो डिक्रीज होगा, गैप डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो वो ब्लू शिफ्ट करेगा। समझ में आ गया इतना? उसके तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक नंबर 10.3 था वो खत्म होता है। फर्स्ट 10.3.1 और 10.3.2 में हमने समझा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, 10.3.3 में हमने समझा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट और 10.3.4 में हमने समझा डॉपलर इफेक्ट के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 10.4 जो है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।